हेलो एंड वेलकम टू रील एंड सेतु। आज का अपना टॉपिक है दैट इज एसिड बेस इम्बैलेंस। बट इससे पहले अपन पढ़ेंगे बैलेंस और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट मोर देन 85% बच्चे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका गलत आंसर पुटअप करते हैं। क्योंकि उनका कुछ थ्योरी पार्ट ड्यू होता है, कुछ उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है वो होती है प्रैक्टिस। अभी भी आप फुली कॉन्फिडेंट हैं अबाउट एसिड बेस इम्बैलेंस तो आप ये क्लास ना देखें, क्योंकि ये क्लास सिर्फ एसिड बेस इम्बैलेंस पे है। सो लेट्स लर्न विथ रीलर्न। मैंने आपको बताया था मैं इम्बैलेंस से पहले आपको बैलेंस पढ़ाऊंगा और जैसे ही आपको बैलेंस समझ में आ जाएगा आपको इम्बैलेंस होप सो समझ आ जाएगा। कैसे डिसाइड करते हैं कि बेस ये बैलेंस में है, इसके लिए सर अपन यूज करते हैं पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच? द पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पूरा झमेला सर हाइड्रोजन आयन का दिमाग में अच्छे से घुसा लो, हाइड्रोजन आयन क्या है। सो द हाइड्रोजन आयन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द बेस दैट इज OH। पीएच स्केल है सर वो होता है 0 to 14। ये क्या है? एक नंबर है और इसके अंदर जो न्यूट्रल पीएच होती है वो अपन मानते हैं सर 0.7। मतलब जो 7 पीएच होगी वो दैट इज न्यूट्रल। बट जो बॉडी है या ब्लड है उस रिलेशन में अपना थोड़ा सा वेरिएशन करता है दैट इज 7.4। अब ये ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि जो आपने न्यूट्रल पीएच 7 मानी है, ये मानिए सर आपने एक तो वाटर बेस पे, सेकंड चीज़ होती है इसको करते हैं रूम टेम्परेचर पे। और जब रूम टेम्परेचर पे कोई फ्लूइड की वैल्यू या उसकी पीएच डिसाइड करते हैं दैट इज 7 इज न्यूट्रल। बट बॉडी जो है उसका रूम टेम्परेचर पे तो नहीं है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37। और तब 37 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई पीएच डिसाइड होगी दैट इज न्यूट्रल, वो होगी सर 7.4। इसमें आपको याद रखना है कि 7.4 एग्जैक्ट तो पीएच नहीं हो सकती, हर किसी न किसी की वेरी करती है। तो जो वेरिएशन होता है वो +5 या -5 का होता है। मतलब मैं अगर 7.4 को 7.40 लिखूं तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट मैंने प्लस माइनस कैसे लिखा कि 7 पॉइंट अगर 5 माइनस करूंगा 35 आएगा और प्लस करूंगा दैट इज 45। अब आपको अच्छे से याद रखना कि जो रेंज की जो पीएच होती है वो होती है 7.35 टू 7.45। बहुत अच्छा। यही हाइड्रोजन आयन की जो पावर है या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन है दैट इज फॉर ब्लड या फॉर बॉडी दैट इज 7.35 टू 7.45। 1 पीएच यूनिट चेंज, अगर एक पीएच यूनिट के अंदर चेंज आता है, जैसे ये 7.35 है और ये 8.35 हो जाती है, तो सर जो हाइड्रोजन आयन है उसका जो फ्री हाइड्रोजन आयन है उसके लेवल में बहुत बड़ा चेंज आता है दैट इज 10 फोल्ड चेंज। मतलब वो 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। ऐसा होने से आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट आएगा, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? देन रिड्यूस होंगे फंक्शन ऑफ हार्मोन, एंजाइम एंड ड्रग्स। पहली चीज आपके हार्मोन कम काम करेंगे, एंजाइम्स कम काम करेंगे, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कैसे ये पोटाशियम को बाहर कर देता है, कैसे ये कैल्शियम को बाहर कर देता है। देन चेंज इन द एक्साइटेबल मेम्ब्रेन एक्टिविटी मेक हार्ट और नर्व मसल्स, ये क्या करेगी? या तो ज़्यादा रिएक्ट करेगी या कम रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो मतलब जो सेल फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो जाएंगे, फ्लूइड डिस्टर्ब हो जाएगा, हार्मोन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका एंजाइम का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। किसकी वजह से? सिर्फ एक पीएच की चेंज की वजह से। इसीलिए पीएच को आईसीयू के अंदर या जो सीरियस पेशेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक बैलेंस है। बैलेंस है मतलब इस बैलेंस को बनाने के लिए कोई तो मैकेनिज्म होगा, इसके पीछे कोई तो खड़ा है जो इसको बैलेंस रखता है, मेंटेन रखता है। देन सर इसमें आपको याद रखना एक होता है आपका बफर सिस्टम, सेकंड आता है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम और थर्ड आता है सर आपका दैट इज रीनल सिस्टम। ये तीनों महान आत्माएं क्या करती है सर? आपके एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बफर सिस्टम। व्हाट इज बफर सिस्टम? ये एक केमिकल रेगुलेटर है, बहुत बढ़िया चीज़। दैट इज फर्स्ट लाइन डिफेंस। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म कौन है? दैट इज बफर सिस्टम। तो बीएसएफ आपकी होती है जो बॉर्डर पे खड़ी रहती है, वो फर्स्ट लाइन होती है। तो बीएसएफ की जगह आपको याद रखना बफर सिस्टम। जो आपका बफर सिस्टम है वो क्या है? एक लिक्विड या एक सब्सटेंस है जिसके पास बेस भी होता है, हाइड्रोजन आयन भी होते हैं और OH आयन भी होते हैं। जैसे जैसे इसको नीड होती है, जैसे सपोज आपका डिक्रीज हो गया पीएच लेवल, जैसे पीएच लेवल डिक्रीज होगा तो ये क्या करेगा सर? हाइड्रोजन आयन को बाइंड कर लेगा। मतलब अब इसकी पीएच को ये इंक्रीज करेगा और जैसे ये इंक्रीज होगी तो ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देगा। ऐसे करके ये क्या करता है?
आपकी पीएच को कंट्रोल करता है। तो जो कार्बोनिक एसिड है वो आपको नाम से दिख रहा होगा, कार्बोनिक एसिड ये बाय प्रोडक्ट है किसका, मेटाबॉलिज्म का। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या बनता है, CO2 बनता है। प्रोटीन अगर होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। फैट अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो फैटी एसिड या कीटो एसिड बनते हैं, क्लियर। और अगर एनएरोबिक आपका ऑक्सीडेशन होता है, एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है किसका, इस कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है। तो जो यही है कार्बोनिक एसिड क्या, बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक एसिड। बट जो आपका बाई कार्ब है दैट इज HCO3। बाई कार्ब क्या है सर, ये आपका कार्बोनिक एसिड होता है, इसी से बनता है। बट कहाँ बनता है, द फर्स्ट वन इज पैनक्रियाज। याद रखना ये भी यहाँ पे क्वेश्चन है एक, पैनक्रियाज से बनेगा, मोस्ट ऑफली सेकंड किडनी से बनेगा एंड देन आरबीसी से बनेगा, क्लियर। तो ये तीनों ऑर्गन, द पैनक्रियाज, द किडनी एंड द आपका आरबीसी, ये तीनों मिलकर बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। और कार्बोनिक एसिड आपको पता चल गया, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, एक बफर सिस्टम बनाते हैं और अपनी बॉडी को पीएच को रेगुलेट करते हैं। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम अगर एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर पूछा जाए दैट इज बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड। इन दोनों का क्या होता है सर, एक रेशियो होता है दैट इज 20:1। जैसे कार्बोनिक एसिड कम होगा बाइकार्बोन रिलीज हो जाएगा, जैसे बाइकार्बोन कम होगा कार्बन रिलीज हो जाएगा, क्लियर। देन आता है आपका प्रोटीन बफर, जिसमें आपकी प्रोटीन बफर में क्या होगा, एल्बुमिन। एल्बुमिन के पास क्या होता है सर, कैल्शियम बाइंड होता है। और जैसे ही अगर हाइड्रोजन आयन या पीएच के अंदर वेरिएशन आता है तो कैल्शियम रिलीज होता है और हाइड्रोजन आयन बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ये पीएच को डिक्रीज कर देगा। और अगर पीएच डिक्रीज है उसको इंक्रीज करनी है, देन यहाँ पे कैल्शियम बाइंड हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी करता है, किसका, कैल्शियम का, बट पीएच को भी रेगुलेट करता है। तो प्रोटीन बफर हो गया। हीमोग्लोबिन दैट इज मोस्ट पावरफुल इंट्रा सेलुलर बफर सिस्टम इज हीमोग्लोबिन। एक क्वेश्चन है यहाँ से याद रखना। प्लाज्मा प्रोटीन बता दिया। फोस्फेट बफर सिस्टम होता है, जो रीनल ट्यूब होती है या फिर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इसके अंदर इसका रोल होता है। ये क्या करता है, फोस्फेट आपका हाइड्रोजन आयन को बाइंड कर लेता है और ये रिलीज कर देता है। तो बफर सिस्टम में क्या बताया मैंने, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की नीड होगी वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन बाइंड होगा। तो दैट इज बफर सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज रिस्पायरेटरी। रिस्पायरेटरी रेगुलेशन इज द सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है, याद रखना। रिस्पायरेटरी कौन सा, सेकेंड लाइन। तो थर्ड लाइन कौन है, रीनल। रिस्पॉन्ड विद इन मिनट टू हावर्स। मैंने क्या बोला, बफर सिस्टम आपका काम करता है विद इन सेकेंड टू मिनट, बट ये सर मिनट टू हावर्स लेता है बॉडी से बाहर CO2 को निकालना। ये किसका काम है सर, लंग्स का। बहुत बढ़िया। अब अगर बॉडी के अंदर CO2 क्या करती है, CO2 प्लस H2O रिएक्ट करके H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड बनता है और यही कार्बोनिक एसिड आपके पीएच को रेगुलेट करता है। बट यहाँ पे लंग्स क्या करेगा, सेकंड लाइन डिफेंस करेगा कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बन गया, तो इस चीज़ को रोक देगा। और इस चीज़ को रोक देगा तो बॉडी के अंदर CO2 इंक्रीज होगी, और जैसे CO2 इंक्रीज होगी लंग्स उसको एक्सेल कर देगा, लंग्स उसको बाहर कर देगा, दैट इज सेकेंड लाइन। ओके, तो जैसे ही बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड डिक्रीज हो गया, उस कंडीशन में ये CO2 रिटेन होगी। जैसे CO2 रिटेन होगी मतलब आपकी ब्रीदिंग सिस्टम डिक्रीज होगा, ठीक है। और जैसे ब्रीदिंग सिस्टम डिक्रीज होगा CO2 रिटेन होगी और H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो लंग्स है वो कैसे रेगुलेट करता है, थ्रू आपका ब्रीदिंग रेट, आपकी ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करता है, हाइपो वेंटिलेशन हाइपर वेंटिलेशन, क्लियर। ओके सर, रीनल रेगुलेटरी दैट इज थर्ड लाइन डिफेंस होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन है। अभी तक अपन जो बात कर रहे थे वो करते कार्बोनिक एसिड की, भले आपका बफर में किया, हाइड्रोजन आयन की करी, लंग्स में किया, CO2 की करी, जो इनडायरेक्टली क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। बट जो रीनल सिस्टम है वो किसको कंट्रोल करता है, बाइकार्बोनेट को। तो जो फर्स्ट लाइन पीएच कंट्रोल है फॉर किडनी दैट इज बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन क्लियर। रीएब्जॉर्प्शन एंड फिल्टर द बाइकार्बोनेट जनरेटिंग न्यू बाइकार्बोनेट, या फिर एक्सक्रीट करता है हाइड्रोजन आयन, कि एक होता है अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया NH3 होता है ना, उसको अमोनियम में कन्वर्ट कर देता है दैट इज NH4, है ना, NH4। जैसे अमोनियम में बनाएगा एक हाइड्रोजन आयन और ऐड कर देता है और वो उसको बाहर कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। तो पीएच को ये रेगुलेट करता है अमोनिया के साथ करके। फॉर्मेशन एसिड थ्रू द फोस्फेट बफर सिस्टम, जो मैंने आपको पहले बता दिया, ये सबसे स्लो होता है
किडनी आपका सबसे स्लो प्रोसेस है टू रेगुलेट द एसिड बेस इम्बैलेंस या पीएच, बट द पावरफुल कंपनसेटरी मैकेनिज्म इज द किडनी, जो आपका टेक टाइम लेती है हावर्स टू डे। तो मतलब ये है कि अगर किडनी कंपनसेट कर रही है, कौन कर रहा है सर? किडनी कंपनसेट कर रही है, तो पेशेंट क्रोनिक कंडीशन में है, मतलब 1 से 2 दिन का टाइम हो चुका है। ये मोटा मोटा क्या था? एसिड बेस रेगुलेटर या एसिड बेस बैलेंस। इसको बैलेंस कौन करता है? मैंने आपको सबसे पहले बताया बफर सिस्टम, सेकंड बताया रिस्पायरेटरी, थर्ड जो बताया दैट इज आपका किडनी। तो सबसे फास्ट होता है वो होता है बफर सिस्टम, विद इन सेकेंड काम करता है। जैसे पीएच के अंदर वेरिएशन आएगा वो भाग के निकलेगा, दैट इज बीएसएफ, मैंने आपको बताया था। बट सेकंड उससे पल्ले नहीं पड़ी, उससे कंट्रोल में नहीं आया, तो वो लंग्स को बोलेगा कि भाई तू कुछ कर, तो लंग्स बोलेगा ठीक है मैं कंट्रोल करता हूँ। लंग्स आपकी ब्रीदिंग रेट को कम करेगा, इंक्रीज करेगा, वो अपना नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अगर लंग्स से भी नहीं होता है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे सीओपीडी का पेशेंट है, उस कंडीशन में फिर इसके पास एक हथियार बचता है, दूसरा आपका किडनी। अब गुर्दे लग जाएंगे पीएच को कंट्रोल करने में। तो तीनों सिस्टम पीएच को कंट्रोल करते हैं और तीनों से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। सर नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज एबीजी इंटरप्रिटेशन स्टेप। मतलब आप एबीजी रिपोर्ट को कैसे देखोगे? देखो एबीजी में नाम है आर्टेरियल, देन है सर ब्लड, और एक है सर गैस। क्लियर है? आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एबीजी में आर्टेरियल आपको सबसे पहले याद रखना है सर कि अपन आर्टरी से ब्लड लेते हैं। कहाँ से लेते हैं सर? आर्टरी से। अब आप पूछोगे सर वेन से क्यों नहीं लेते? देखो वेन से क्यों नहीं लेते, क्योंकि एबीजी के अंदर जो सबसे बड़ा रोल है वो है CO2 का। मैं आपको बताऊंगा, अभी बता देता हूँ। जैसे गैस है, अब गैस में अपन असेस करते हैं PaCO2, PaO2, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और आर्टेरियल ऑक्सीजन, इन दोनों का प्रेशर असेस करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन रोल होता है वो होता है CO2 का। ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है या रिस्पायरेटरी एल्कोलिसिस है, उसमें पूरा CO2 का रोल है। तो जो वीनस ब्लड होता है उसके अंदर जो CO2 की वैल्यू होती है वो हाई होती है। ऐसा क्यों है? देखो जैसे सपोज आपका ये पेशेंट है और ये पेशेंट के लंग्स है। अब यहाँ से ये वीनस ब्लड है, ठीक है, हार्ट से आया और वीनस ब्लड, और यहाँ लंग से होके इधर आर्टरी की तरफ जा रहा है, दैट इज आर्टीरियल ब्लड। अब वीनस ब्लड के अंदर क्या है सर? CO2 है, जो बॉडी ने भेजी है। बॉडी टिश्यू है जो पेरीफ्री है, उन्होंने क्या किया? CO2 को भेजा है लंग्स के पास कि भाई तू इसको बाहर निकाल। अब अगर आप वीनस से ब्लड निकालेंगे तो वो CO2 तो उसमें प्रेजेंट होगी ना। तो जो लंग्स को कंपनसेट करना था या जो लंग्स रेगुलेट कर रहा था वो तो नहीं हुआ। आपने पहले सैंपल ले लिया, दैट इज VBG, इसको ABG नहीं बोलते, VBG बोलते हैं। तो VBG आपको नहीं लेना है क्योंकि CO2 के अंदर वेरिएशन आएगा। इसीलिए जब ये लंग्स के पास चला जाता है, CO2 बाहर हो जाती है, उसके बावजूद भी CO2 रिटेन होती है, दैट इज ABG। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, आपको आर्टेरियल ब्लड लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? साइट याद रख लेना, रेडियल मोस्ट कॉमन यूज करते हैं। अगर रेडियल नहीं ले पाते हैं देन अपन फीमोरल यूज कर सकते हैं। क्लियर है सर? ओके। ब्लड से याद रखना कितना सैंपल लेते हैं, दैट इज 1 से 2 ml, और जो सीरीज होती है वो प्री हिपेरिनाइज होती है, मतलब हिपेरिन उसके अंदर ऑलरेडी होना चाहिए अगर अपन सैंपल ले रहे हैं तो। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सैंपल को अपने को विद इन मिनट के अंदर लैब में भेजना होता है और वो कहीं क्लोट ना हो जाए। ठीक है सर, हिपेरिन होता है। और सेकंड चीज़, अगर आपने जैसे सैंपल ले लिया तो जो साइट होती है उसको एटलीस्ट 5 मिनट तक प्रेस करके रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एलन टेस्ट में आपको याद ये रखना है कि ये क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ आपको, दैट इज ओरा। A फॉर आपका जो है दैट इज एलन टेस्ट, बहुत बढ़िया। U फिर दैट इज अल्नार आर्टरी, अल्नार आर्टरी, RA का मतलब होता है रेडियल आर्टरी। अब जो एलन टेस्ट है उसमें पेटेंसी चेक करते हैं, दैट इज अल्नार आर्टरी की। अब पेटेंसी चेक कैसे करते हैं? जैसे ही आप पेशेंट को क्या बोलेंगे कि आप अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, पेशेंट अपनी मुट्ठी बंद करेगा, एक तो रेडियल आर्टरी और दूसरी अल्नार आर्टरी को कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे। दबाने के बाद आप क्या करेंगे? पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी मुट्ठी खोलिए, तो पेशेंट अपनी मुट्ठी खोलेगा। जैसे ही मुट्ठी खोलेगा पेशेंट, आपको क्या करना है? जो अल्नार आर्टरी है उसका प्रेशर रिलीज करना है। जैसे ही अल्नार आर्टरी का प्रेशर रिलीज करेंगे तो विद इन 2 सेकेंड ये जो आपका हैंड का कलर चेंज हुआ था वो नॉर्मल हो जाएगा। मतलब जो अल्नार आर्टरी है उसकी पेटेंसी नॉर्मल है। उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं? रेडियल आर्टरी को पंचर कर सकते हैं। और अगर वो नॉर्मल नहीं है, एब नॉर्मल है, हैंड का कलर चेंज नहीं होता है, देन अपन क्या करेंगे? उस साइड से अपन सैंपलिंग नहीं लेंगे।
तो अल्टरनेट हैंड को यूज करेंगे, उसी में एलन टेस्ट करेंगे और उसी के अंदर प्रॉब्लम है, देन अपन क्या करेंगे, फीमोरल आर्टरी से ब्लड लेंगे। क्लियर है? मैंने क्या बताया था, ABG गैस। ओके, तो गैस में याद रखना है सर आपको, गैस में कौन कौन सी गैस है, दैट इज PaO2, ठीक है, और PaCO2। अब PaCO2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और याद रखने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ से 35-45 उठा लेना है। मैंने आपको pH कितनी बताई थी, बहुत अच्छे से बताई थी आपको, 7.35 to 7.45। अब जो 7.3545 है उसको उठा लो और CO2 में डाल दो। मैंने क्या बोला था, pH को सबसे ज़्यादा रेगुलेट कौन करता है, CO2। तो अगर CO2 रेगुलेट करती है तो CO2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 to 45। क्लियर? mmHg। ओके सर, जो आपका PaO2 है, क्या है सर, PaO2 वो कितना हो जाएगा, 80 to 100, जो आपको लगभग सब बच्चों को पता होता है कि मोर देन 80 होना चाहिए। ठीक है, तो 80 to 100 mmHg, दैट इज PaO2। अब एक और कौन सी गैस बच गई, दैट इज SaO2। ठीक है, तो जो सेचुरेशन होती है ऑक्सीजन की वो होती है आपकी 95 से लेकर 100 तक। यहाँ तक आप क्लियर हैं? अब बच गया बाइकार्बोनेट, दैट इज HCO3। तो जो ABG रिपोर्ट होती है उसमें क्या होता है, द फर्स्ट वन इज pH, देन PaCO2, देन आता है PaO2। एक लैक्टेट भी यूज करते हैं अपन कभी कभी, और लैक्टेट को बेसिकली अगर लैक्टेट असेस करना है देन अपन VBG करते हैं, ये भी आपको याद रखना। ओके, देन आपका आ गया बाइकार्बोनेट, दैट इज HCO3। अब HCO3 में याद रखना आपको, मैंने क्या बोला, सबसे पहले बाइकार्बोनेट, और बाई का मतलब होता है 2, एक और 2 लगा देता हूँ तो 22। तो जो मिनिमम है बाइकार्बोनेट दैट इज 22, और ये आप इसको 26 तक होता है। तो ये आपको याद रख जाएगा, एक ट्रिक है, बाइकार्बोनेट 22, 22। ओके, देन अब अपन ये सब अपने पास हैं, ये सब नॉर्मल वैल्यू है कितनी होती है। अब अपन क्या करेंगे, ABG रिपोर्ट असेस करेंगे और उसको देखेंगे कि बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है या बॉडी में क्या प्रॉब्लम है।